हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बट आज डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट इस ग्रुप में है। इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से उन सबको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और जीआईसी लेक्चर, पीजी केमिस्ट्री या जो भी आप कंपटीशन देते हैं जिसमें एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी साइंस क्वालिफिकेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ग्रुप सेकंड या इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको ध्यान देना बेटा, इसमें कौन कौन एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये कुल 6 एलिमेंट इस ग्रुप में है। और इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या कार्य वैलेंस शेल जो इनकी है वो क्या है बेटा? बेरिलियम की है 2s2, मैग्नीशियम की 3s2, कैल्शियम की 4s2, स्ट्रोंशियम की 5s2, बेरियम की 6s2 और रेडियम की 7s2। क्योंकि s ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसे में जाता है इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट है। और s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ग्रुप सेकंड के मेंबर्स हैं। ओके, यहां तक बात हो गई। और आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम को छोड़कर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये 5 एलिमेंट्स कहलाते हैं क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, बेरिलियम को छोड़कर। बेरिलियम इसमें इंक्लूड नहीं होता है। बेरिलियम इनका पहला मेंबर है इस ग्रुप का। और इसकी खास बात क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने बाकी रेस्ट मेंबर से अलग होती है। जैसे बेरिलियम सबसे छोटा साइज मतलब कि एटम है अपने ग्रुप का। क्योंकि आपको पता है ग्रुप में नीचे आकर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो क्योंकि बेरिलियम पहला मेंबर है इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज का स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ बेरिलियम के ज्यादातर कॉम्प्लेक्स या ज्यादातर कंपाउंड एक्सेप्ट बेरिलियम फ्लोराइड यानी BF2 को छोड़कर इसके सारे हैलाइड्स और उसके बाद ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। इसके ज्यादा कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। उसके बाद आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का कंपाउंड जो होता है वो पार्शियली कोवेलेंट होगा, मतलब उसमें कोवेलेंट मैटर होता है लेकिन उसमें आयनिक भी होता है, यानी पार्शियली कोवेलेंट और पार्शियली आयनिक। और उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम के कंपाउंड और क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आयनिक होते हैं। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आयनिक होते हैं, यानी बेरिलियम का कंपाउंड कोवेलेंट, मैग्नीशियम का पार्शियली कोवेलेंट। तो उसके बाद आयनिक यदि कहे तो ग्रुप में नीचे आने पर आयनिक मैटर क्या होता है? इंक्रीज होता है। आयनिक मैटर क्या होता है? इंक्रीज होता है। साथ ही साथ देखिए जो आपका रेडियम है उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये पूछा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन में आपका रेडियम भी था। तो रेडियम का इस्तेमाल किसमें करते हैं बेटा? कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए बेटा, इसमें क्या है? अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? एल्कलाइन अर्थ मेटल की या ग्रुप सेकंड की क्या होती है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल की हायर होती है, ज्यादा होती है किससे? करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 एलिमेंट से। यानी ग्रुप सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा होती है। साथ ही साथ बेटा जिसके बगल में आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा उससे भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें एक ही सेल है, s ऑर्बिटल है और वो क्या है? फुलफिल्ड है। क्या है? फुलफिल्ड है। फुलफिल होने की वजह से क्या होता है? इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वह ज्यादा होती है किससे? एल्कली मेटल से। लेकिन ये बात करें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाते हैं, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर एल्कली मेटल इज हायर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि एल्कली मेटल आपको याद हो तो उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? जब वो निकल जाएगा उसके बाद कौन सा कॉन्फिगरेशन? इनर्ट कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है किससे? एल्कली मेटल से। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होती है किससे? एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में पूछ सकता है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट क्या बेटा? दे आर स्मॉलर देन एल्कली मेटल्स। वैसे ही है कि आपको पता है जब हम पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ते नहीं, एटॉमिक रेडियस घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो एल्कली मेटल्स का साइज एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होगा, या उसको दूसरी तरह कहें एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो एटॉमिक रेडियस है वो अपने करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं
तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी ग्रुप में नीचे आएंगे तो बेरिलियम से बड़ा साइज होगा मैग्नीशियम का, उससे बड़ा कैल्शियम का, उससे बड़ा स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम, फिर रेडियम। ऐसा इसलिए बेटा ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगला पॉइंट, ये सिल्वरी व्हाइट मेटल होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। होता क्या, ये भी सॉफ्ट मेटल होते हैं लेकिन इनकी जो हार्डनेस है वह अल्कली मेटल से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अल्कली मेटल्स में जो मेटालिक बॉन्ड होता है वह वीक होता है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में बॉन्डिंग के लिए, मेटालिक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और अल्कली मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मोर इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो तो मेटल आपका हार्डर होगा। ठीक, ओके। अगला पॉइंट, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि बेटा मेटल है तो कंडक्टिविटी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, होगी और ज्यादा होगी इसमें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग। इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कली अर्थ मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए ज्यादा होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। बार बार आपको बता रहे हैं कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ अल्कलाइन अर्थ मेटल में अल्कली मेटल से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होने के लिए पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि अल्कली मेटल में मेटालिक बॉन्ड के लिए पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता था। ओके, इसलिए यहाँ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आर हायर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। बेटा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है अल्कली मेटल से ज्यादा होती है। बात वही क्लियर है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, और कैटायन का साइज घटा, यदि एटम का साइज कम होगा तो कैटायन साइज और कम होगा, और ये डाई पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। तो क्योंकि इनके कैटायन का साइज छोटा होता है इसलिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा होती है, अल्कली मेटल से ज्यादा होती है। और ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं बेटा देखिए क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, कैटायनिक रेडियस ग्रुप में नीचे आने पर क्योंकि कैटायनिक रेडियस बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसमें हमने आपको ये एक एग्जांपल भी लिया है कंपाउंड का, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज MgCl2.6H2O एंड CaCl2.6H2O। क्या है ये मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जबकि करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल के सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए आपका कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स के करस्पॉन्डिंग सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रहते। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलर आपको पता था अल्कली मेटल्स में क्या होते हैं, बुनसन फ्लेम में क्या होते हैं, अलग अलग कलर देते हैं। क्यों देते हैं बेटा कलर, आपको वहां बताया था, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि होता है क्या बेटा, इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बुनसन फ्लेम की हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। तो जब हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वह विजिबल रीजन की होती है, और जब उससे वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो लोअर स्टेट में आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, वो रेडिएशन क्या होती है, विजिबल रीजन में होती है, इसीलिए वो कलर देते हैं। हर कंपाउंड की एनर्जी अलग अलग, मतलब हर एटम की एनर्जी अलग अलग, इसलिए सब अलग अलग कलर देते हैं फ्लेम में। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो यहाँ क्या होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, पहले हमने बताया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल से ज्यादा होगी, बात क्लियर होगी। और ग्रुप में नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। यदि हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बेरिलियम की, उससे कम किसकी होगी, मैग्नीशियम की, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। ग्रुप में नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, बेरिलियम की, और फिर मैग्नीशियम की। तो बेटा आप यहाँ ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर ऑन फ्लेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम के साथ कलर नहीं देते। क्यों नहीं देते, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि
इसके अलावा बेरियम मैग्नीशियम के अलावा क्या है, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कलर देते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होता है, ग्रुप नीचे तो घटी, तो ये जो फ्लेम एनर्जी देता है उसे इनका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी जाता है और वापस आकर कलर देता है। क्या कलर देता है, कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, जो ईट होती है उसके रेड कलर होता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिमेंशन रेड, बेरियम का एप्पल ग्रीन और रेडियम का क्रिमेंशन कलर होता है। तो हर जो एलिमेंट है आपका अलग अलग कलर दे रहा है, कलर भी ध्यान रखना है। कौन नहीं दे रहा है, बेरियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कलर क्या है एलिमेंट का, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये भी ध्यान रखना है, क्यों नहीं दे रहा है ये भी ध्यान रखना है। तो एल्कलाइन अर्थ मटेरियल में बेरियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि आपको याद है हमने पीछे चैप्टर पढ़ाया था, एल्कली मेटल्स में सारे एल्कली मेटल्स फ्लेम कलर देते हैं। ओके, अब इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें थोड़ा, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, एल्कली मेटल से कम होती है। क्या होती है, एल्कली मेटल से कम होती है। लेकिन यदि हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। ग्रुप में क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, थोड़ा ये अपने से कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कि आपका हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं हो कम इंपॉर्टेंट है। किसी से एक क्वेश्चन आता है, किसी से 3 क्वेश्चन आता है, किसी से 2 आता है, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन का वेरिएशन है। और कोई फिक्स नहीं है कि एल्कली मेटल से पिछली बार क्वेश्चन आया, इस बार एक ही क्वेश्चन आया, उस तरह 2 क्वेश्चन है, उस तरह ना आए। इसलिए आपको हर चैप्टर पढ़ना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको पीएचडी केमिस्ट्री या जैसे लेक्चर में, तो आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आपके लिए उतना अच्छा होगा सिलेक्शन के लिए। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको हमने पहले बता दिया था कि बेरिलियम ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, और मैग्नीशियम क्या है, पार्शियली कोवेलेंट कंपाउंड, यानी जो उसमें कंपाउंड है उसमें कुछ कोवेलेंट रेटर होगा। उसके बाद जो आपका है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बेरिलियम इसलिए बड़ा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है कि उसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है। इसके मतलब उसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है फलान रूल के हिसाब से, तो पता ही है। इसलिए वो क्या करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर शोर देन से कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी है। ओके, करते हैं क्या, पॉइंट वाइज हम सीखेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम आर currently inert to oxygen and water due to formation of oxide film on their, ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस से क्या कहना है, ऐसा कहना क्या है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं काइनेटिकली इनर्ट का मतलब होता है जनरली रिएक्शन नहीं करते, यानी लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते। लेकिन यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन होती है, बढ़ाते हैं रिएक्शन होती है। क्यों ये रिएक्शन नहीं करते, या कारण इनकी रिएक्टिविटी क्यों कम होती है टुवर्ड ऑक्सीजन और वाटर, क्योंकि ये अपनी सरफेस पर क्या है, ऑक्साइड फिल्म बन जाती है सरफेस पे। जब इनकी सरफेस पर ऑक्साइड फिल्म बन जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या होता है, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन और वाटर कम होती है, क्योंकि इनके सरफेस पर ऑक्साइड फिल्म होती है। ओके, अगला देखिए, ध्यान रखिए। अब रिएक्शन कर लिया, मान लीजिए रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिए। रिएक्टिविटी increases on moving down the group। ग्रुप में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा।
मेटल जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन किया हार्ड में तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। ये क्या बेटा आपका, ये है मेटल ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, टू मोल बना है। ये कौन से मेटल है, ये मेटल है आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और कैल्शियम। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो है वो फॉर्म करते हैं मोनो ऑक्साइड। और देखिए बेटा आपका जो बाकी मेटल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मेटल परऑक्साइड। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें मेटल्स हैं आपके स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि पहली बात तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है टुवर्ड ऑक्सीजन और वाटर, क्योंकि उनकी सरफेस पर ऑक्साइड फिल्म होती है। लेकिन रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मोनो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, मोनो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जबकि स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन मेटल मोनोऑक्साइड बनाता है और कौन पर ऑक्साइड बनाता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम फॉर्म करते हैं मोनो ऑक्साइड, ओके, मतलब ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड एक ही ऑक्सीजन है। और स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम पर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, पर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिएक्टिविटी टुवर्ड reactivity toward halogen. React at higher temperature, form halide M plus H2। यानी ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और सारे के सारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वह मेटल हैलाइड फॉर्म करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, MX2। यहाँ पे M क्या है बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और X क्या है, X है हैलोजन। में आपका फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी एलिमेंट हो सकता है X यहाँ पर, और M की जगह पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कोई हो सकता है। तो ये डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं ऑन रिएक्शन विद हैलोजन। ऐसे कॉपी कर लीजिए, ऐसे वाला कॉपी हो गया है। कॉपी तो आपको सारे पॉइंट पर जितने हम लिखा रहे हैं सबको अच्छे समझिए, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उस पर ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे, अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप देखेंगे जितना अभी हम नोट्स दे रहे हैं सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछे गए हैं, और आगे उसी के अंदर से पूछे जाएंगे कि हम कोई भी चीज मिस नहीं कर रहे हैं। जितनी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं या जो आपकी 12th की बुक है या जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा कवर किया है हमने, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब ये अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 twice BF4। इस कंपाउंड को ध्यान रखिएगा, इज द बेस्ट रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। यानी बेरिलियम फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि उसका किससे बनाते हैं हम लोग, अमोनियम बोरोफ्लोराइड से बनाते हैं। क्या है इसका दूसरा आपको ध्यान रखना है, बेरिलियम का अगला कंपाउंड, इसका क्लोराइड कैसे बनाते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड काम करा देते हैं रिएक्शन कार्बन और Cl2 से, तो कन्वर्ट होता है आपका बेरिलियम क्लोराइड प्लस CO। इसका रिएक्शन कराते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा के बनता है बेरिलियम क्लोराइड, और बेरिलियम फ्लोराइड बनता है इस कॉम्प्लेक्स से। तो आपको ध्यान रखना है किससे बेस्ट रूट दिया बेटा,
आपसे पूछा जाएगा बेस्ट मेथड, तो आप इसको ध्यान रखेंगे NH4 ट्वाइस BF4, ठीक है। और क्लोराइड कैसे बना, बेरिलियम ऑक्साइड के रिडक्शन से। अगला आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट है वो क्या होगा, BeF2 BCl2 Br2 Bi2 बेरिलियम का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबकी बात की गई है। आर कोवेलेंट और हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, वो कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक। ये तो हो गया हैलाइड्स ऑफ अदर alkaline earth metals are ionic in nature and ionic character increases on moving down the, यानी बेरिलियम के जो हैलाइड हैं, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ब्रोमाइड और बेरिलियम आयोडाइड, ये होते हैं कोवेलेंट नेचर के और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इसको अलावा आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके जो हैलाइड होते हैं वो होते हैं आयनिक कैरेक्टर के। और ग्रुप में नीचे आने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बेरिलियम के ज्यादा कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड रहता है, मैग्नीशियम पार्शियली कोवेलेंट, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ओके, और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, BeF2। अब आप सोचेंगे सर बेरिलियम फ्लोराइड होता है कोवेलेंट, इसीलिए इसका क्वेश्चन आता है BeF2 इज वेरी soluble in water। भाई बेरिलियम का जो फ्लोराइड है वो है कोवेलेंट कैरेक्टर का, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि बेरिलियम फ्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, हाईली वाटर सॉल्युबल ड्यू टू high hydration energy of Barium+2 in forming BeH2O4। बेरिलियम फ्लोराइड जो होता है वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि Barium+2 आयन जो होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और यह वाटर में BeH2O4+2 कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये है कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसकी वजह से इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको उसमें ध्यान है कि सर ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, आपसे पूछा कि क्वेश्चन दिया है which of the following are soluble in water, उसमें एक ऑप्शन आपका बेरिलियम फ्लोराइड भी है, और आपको ये ध्यान रहा कि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आप सोचेंगे तो वाटर सॉल्युबल होगा नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम फ्लोराइड है तो कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि Be+2 आयन जो होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ ये जब वाटर में घुलता है तो BeH2O4+2 आयंस फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ओके बेटा, ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके बेटा, बेटा कॉपी कर लिया जरा ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जितने पॉइंट्स आपको बता रहे हैं बेटा, आप सारे पॉइंट्स ध्यान रखिए, आपको इसे पूरा नोट डाउन करना है। पहले वीडियो पूरा देखिए, कुछ समझिए, फिर इसको नोट डाउन करिए और चीजों को ध्यान रखिए।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए समझिए ध्यान से, पहला ही पॉइंट है ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बी, यानी सारे के सारे एलिमेंट पहले को छोड़कर एक्सेप्ट बी कंबाइन directly with hydrogen upon heating form hydride। यानी बेरिलियम को छोड़कर एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाकी एलिमेंट कौन कौन से बेटा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं यदि हाइड्रोजन के साथ इनको हीट किया जाए और फॉर्म करते हैं MH2 टाइप का मेटल हाइड्राइड। क्या फॉर्म करता है, MH2 टाइप का मेटल हाइड्राइड। लेकिन बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्टली रिएक्शन विद हाइड्रोजन नहीं बनता। कैसे बनता है बेटा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये पूछा जाता है कैसे बनता है। यानी BeH2 prepared by reduction of barium chloride with lithium aluminum hydride। यानी जो बेरिलियम का हाइड्राइड है वह फॉर्म होता है बेरिलियम क्लोराइड के रिडक्शन से, किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका रिडक्शन करके प्राप्त करते हैं हम। इसकी रिएक्शन क्या है बेटा, 2BCl2 प्लस LiAlH4 फॉर्म होता है 2BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। और ये ध्यान रखना है बेटा, इसमें ये नोट में इसीलिए हम लिख रहे हैं कि जो बेरिलियम का हाइड्राइड है वह कोवेलेंट, और बाकी क्या बचा, मैग्नीशियम हाइड्राइड partially ionic and हाइड्राइड ऑफ, कौन बचा, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम कौन सा बेटा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर आयनिक। यानी जो बेरिलियम का हाइड्राइड होता है वह होता है बेटा क्या, कोवेलेंट कंपाउंड है, और मैग्नीशियम का हाइड्राइड क्या है, पार्शियली आयनिक है। उसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो हाइड्राइड हैं वह आयनिक सॉलिड है। क्या बेटा, आयनिक सॉलिड है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना बेटा वो ये है BeH2 यानी बेरिलियम का हाइड्राइड और MgH2 मैग्नीशियम का हाइड्राइड आर पॉलीमेरिक while other are मोनो। यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड है वह पॉलीमेरिक है, यानी उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा कैल्शियम का हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का हाइड्राइड क्या होता है, मोनोमरिक रहते हैं, वो पॉलीमर फॉर्म नहीं करते। और अगला पॉइंट जो देखिए, ऑल हाइड्राइड behave as strong reducing agent, और हाइड्राइड behave as strong reducing agent, ठीक, ओके, and its reducing power lower than
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इनकी रिड्यूसिंग पावर जो होती है वह करस्पॉन्डिंग एल्कली हाइड्राइड से कम होती है। और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, रिड्यूसिंग रेट इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, रेजर कॉपी हो गया, जैसा वहां बताया गया था, ग्रुप में जाने पर हाइड्रोजन मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वहां पे कौन था, लिथियम का है। वैसे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग क्योंकि स्ट्रॉन्ग reducing strong reducing agent due to higher hydration। बेरिलियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है, बेरिलियम प्लस 2 का साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। अगला बेटा आपका जो पॉइंट है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में एल्कलाइन अर्थ मेटल भी सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो क्या बेटा, एल्कलाइन अर्थ metals dissolve in liquid NH3 to give deep blue black, to give deep blue black solution। वहां पे क्या था बेटा, ब्लू सॉल्यूशन था, यहाँ पे ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन है। क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन इज कंडक्ट। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते थे, वैसे अल्काइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं और डीप ब्लू कलर के का कंडक्टिंग सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है। और अगला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है आपको, क्या होगा, रिएक्शन विथ कार्बन के साथ रिएक्शन। अभी ध्यान रखिए बेटा, आप क्या एल्केलाइन अर्थ metals except beryllium form carbides। फॉर्मूला क्या है इसका, MC2। they are also called acetylides। इसमें एनाइन होता है, वो क्या होता है, C2 माइनस एनाइन, C2 माइनस इसमें एनाइन होता है, एनाइन। बिकॉज ऐसा इसलिए कहते हैं बेटा, इसको एसिटाइलाइड क्यों कहते हैं, बिकॉज on hydrolysis they form acetylene। तो बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो अर्थ मेटल होगा वह कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं
उनको एसिटिलाइड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिटिलाइड में जो एनायन है वो है आपका C2 और एसिटिलाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस यानी वाटर सेक्शन करके जो हाइड्रोलिसिस होती है उसके पश्चात वो एसिटिलीन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एसिटिलीन। लेकिन बेरिलियम को छोड़कर, बेरिलियम बेटा आपका मेथेनाइड बनाएगा और वो हाइड्रोलिसिस में मेथेन देगा, जबकि बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वह कार्बन से रिएक्शन करके आयनिक कार्बाइड्स या एसिटिलाइड बनाते हैं, जो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या फॉर्म बनाता है? एसिटिलीन फॉर्म करता है। ओके, कॉपी कर लिए, फिर आगे लिखें। इधर का कॉपी कर लिया। आपको सारे पॉइंट वगैरह याद रखने हैं कि हर पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा जब क्योंकि थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें आपको जिसके हर कॉन्सेप्ट में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो आपको हम बताते चल रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और यदि आपको केमिस्ट्री पता रहेगी तो क्वेश्चन आपको जब पूछा जाएगा तो आपकी जो उसमें जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसी को बेस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट बेटा, बेरिलियम फॉर्म मेथेनाइड। मेथेनाइड BE2C, ध्यान रखिए फॉर्मूला ध्यान रखिए, हैविंग C4 माइनस एनायन। आपको सब चीज ध्यान रखनी है कि उसके जो कार्बन से रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें जो एनायन है उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। which on hydrolysis form मीथेन। जो हाइड्रोलिसिस करके क्या देते हैं बेटा? मीथेन देते हैं। कैसे बेटा? देखिए CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? CaOH ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और बेरिलियम का जो कार्बाइड है इसको मेथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनाइड। उसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा तो आपका बनता है बेरिलियम ऑक्साइड और मेथेन। क्या बनता है बेटा? बेरिलियम ऑक्साइड और मेथेन बनता है। ओके, तो ध्यान रखना बेटा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या बोला? देखिए इसमें पॉइंट ध्यान रखिए आप। क्या? बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेरिलियम का जो ऑक्साइड है और उसका हाइड्रोक्साइड है R-एम्फोटेरिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेरिलियम का ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक जो होते हैं बेटा एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। भाई जो एसिडिक होगा वो सिर्फ बेस रिएक्शन करेगा, जो बेसिक होगा वो एसिड से रिएक्शन करेगा। लेकिन एम्फोटेरिक जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है उसका जो हाइड्रोक्साइड है वो होते हैं एम्फोटेरिक, यानी दे बोथ रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ओके बेटा। और क्या? अगला पॉइंट जो है वाइल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ other alkaline earth metals are
basic in nature and their basic strength increases on moving down the। तो बेरिलियम का ऑक्साइड उसका हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा वो होता है एम्फोटेरिक। उसके अलावा मैग्नीशियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक या अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तभी उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। और उसमें बताया था आपको बेरिलियम को छोड़कर पहले बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड है उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसीलिए नहीं कहते उसको बेरिलियम को मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि बेरिलियम क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो बेरिलियम को छोड़कर बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या हुए बेटा अल्कलाइन नेचर हुए या बेसिक हुए। और इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है इंक्रीज होती है। क्या होती है इंक्रीज होती है। और ये बात हो गई। और इसमें देखिए सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन इसके आता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है इसके हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम सॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेरिलियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा सॉल्युबल, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा सॉल्युबल, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल क्या हुआ बेरियम हाइड्रोक्साइड। यानी ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है। बेटा कॉपी हो गया। ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर दोनों क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में नीचे जाने पर। यानी आपसे यदि पूछा जाए देकर कि इसमें कौन सॉल्युबल है या कौन इनसॉल्युबल है तो सीधी बात है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इसका मतलब वो क्या है वह इनसॉल्युबल है। यानी पूछा आपसे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका इनसॉल्युबल है और मोस्ट सॉल्युबल कौन है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट। सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी पे खूब क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो क्या है बेटा आपका solubility decreases down the group। ये बेटा आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी कि किसकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप नीचे बढ़ रही है किसकी घट रही है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी लेकिन सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है ग्रुप में जाने पर डिक्रीज कर रही है। मैग्नीशियम सल्फेट, देन कैल्शियम सल्फेट, देन स्ट्रोंशियम सल्फेट और देन बेरियम सल्फेट। ये होता है इनसॉल्युबल और ये आपका है मोस्ट सॉल्युबल। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, क्या आता है ये पीपीटी फॉर्म में रहता है ना आपका पीपीटी फॉर्म में। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। भाई हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर ली, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर ली, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर ली। हाइड्रोक्साइड की क्या थी ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ रही थी और सल्फेट की क्या ग्रुप में नीचे आने पर उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। बेटा ध्यान रखिए सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको सारे ऑर्डर्स जो है याद रखने हैं। बेटा क्या है इसमें जो पॉइंट है ये है बाइकार्बोनेट्स नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यानी इसका जो बाइकार्बोनेट होता है वो कभी सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है सॉल्यूशन में होता है। तो उसमें इसका मतलब क्या होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं ओनली इन सॉल्यूशन। यहाँ तो मुद्दा ही नहीं सॉल्युबिलिटी का। ठीक
अब अगला जो पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपको, ऑन हीटिंग, ये पॉइंट है ध्यान रखना बेटा, ऑन हीटिंग बाइकार्बोनेट्स, ऑन हीटिंग बाइकार्बोनेट्स decomposes and form carbonates with evolution of CO2। यानी जो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं वह सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते, वो किसमें मिलते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन जब उनको हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होता है, उसका सॉल्यूशन है बाइकार्बोनेट्स का, उसको यदि आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वह कन्वर्ट हो जाएगा आपका उसमें कार्बोनेट्स में जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, ये बात उसने कही। तो देखिए हमने एक जनरल फॉर्मूला लिया है MHCO3 का ट्वाइस, यहाँ पर M क्या हो सकता है, M क्या आपका एल्कालाइन अर्थ मेटल यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कोई भी सकता है। इसको जब हीट किया गया तो बना ये M2CO3, सॉरी M2CO3 तो उसके लिए होगा क्या, क्योंकि इसमें तो दो वैलेंसी उसकी भी है, एल्कालाइन अर्थ मेटल की है, और दो वैलेंसी आपकी कार्बोनेट की भी है, MCO3 प्लस CO2 प्लस। ओके, और जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है बेटा, solubility of carbonates decreases down the group, यानी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल आपका BCO3 है, उसके बाद आपका MgCO3, फिर CaCO3, पहले मैग्नीशियम कैल्शियम के बाद थोड़ा क्या आता है स्ट्रोंशियम, SrCO3, देन BaCO3। तो ग्रुप में नीचे जाने पर कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, देखिए सल्फेट्स की भी डिक्रीज हो रही है, कार्बोनेट्स की भी डिक्रीज हो रही है, जबकि हाइड्रोक्साइड की क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इस तरह आपको याद रखना है। ओके बेटा, ठीक है, इधर कॉपी कर लिया। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तो ग्रुप में नीचे आने पे क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, इसमें इसका जो इसका रीजन है, ग्रुप में नीचे आने पे देखिए इसमें एनायंस सेम है, कैटायंस वेरी कर रहे हैं, तो ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा आपकी, डिक्रीज करती है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन या रेडियस ऑफ एनायन। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है, बेरिलियम की, इसीलिए इसका कार्बोनेट सॉल्युबल होता है। और ग्रुप नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन एंथैल्पी जब डिक्रीज करेगी, आपको पता है कि वही कंपाउंड्स सॉल्युबल होंगे जिनके लिए क्या होता है, हाइड्रोजन एंथैल्पी उनकी लैटिस एनर्जी से क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि हाइड्रोजन एंथैल्पी इनकी कम होती है और लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, यह सॉल्युबिलिटी ग्रुप में नीचे आने पर घटती है। इधर कॉपी हो गया, तो आगे प्रॉपर्टीज करें। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये ऑर्डर्स आपको बेटा याद रखने हैं, क्योंकि ऑर्डर्स पर क्वेश्चन आते हैं, या तो ऑर्डर पूछा जाएगा या तो आपसे पूछेगा फर्स्ट और लास्ट वाला। सीधी बात है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो फर्स्ट वाला है वो मोस्ट सॉल्युबल है, तो यानी वो सॉल्युबल हुआ, जो लास्ट वाला लीस्ट सॉल्युबल है उसको आप इनसॉल्युबल मानेंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी increases on moving down the group, यानी बेरिलियम कार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा कैल्शियम कार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और सबसे ज़्यादा होगा बेरियम कार्बोनेट। बात क्लियर होगा। कार्बोनेट आपका बिगर एनायन है, तो बिगर एनायन के साथ जो स्मॉल कैटायन रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी,
क्योंकि दोनों का कैटायन आयन का साइज जो आपका क्या होगा लगभग सिमिलर होगा, तो आपका आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। और जब साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब साइज डिफरेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। इसीलिए ग्रुप में नीचे आ रहा है, बेटा क्या हो रहा है, एनायन तो कॉमन है लेकिन कैटायन का साइज बढ़ रहा है। जब कैटायन का साइज बढ़ रहा है क्योंकि ये गेंट एनायन है, बड़े एनायन बिगर साइज एनायन होते हैं, तो ग्रुप नीचे आए तो कैटायन का साइज जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। वही ऑर्डर आपका इसका भी है, सेम ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट का भी यही ऑर्डर है। बेरिलियम सल्फेट सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल मैग्नीशियम सल्फेट, उससे ज़्यादा कैल्शियम सल्फेट, उससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम सल्फेट और सबसे ज़्यादा स्टेबल बेरियम सल्फेट। रीज़न वही होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपका कार्बन और सल्फेट का है उसका जो रीज़न है वह यह है कि ग्रुप में नीचे आने पर कैटायंस के साइज बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एनायन आपका कार्बोनेट और सल्फेट क्या है, बिगर एनायन है। ग्रुप में नीचे आने पे क्या हो रहा है, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो जब कंपेरेबल साइज होता है कैटायन और एनायन का तो आपका आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ पर क्या है, एनायन बड़ा है लेकिन कैटायन छोटा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पे ये एनायन बड़ा है, कैटायन छोटा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। नीचे जब ग्रुप में जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि साइज क्या हो धीरे धीरे कैटायन आयन का ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है। तो साइज ऑलमोस्ट सेम होता जाएगा, रिडक्शन ज़्यादा और रिपल्सन कम। ओके बेटा, अगला पॉइंट जो इसमें आपको लिखना है वो है आपका, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने जितने हम बताएंगे। ऑल नाइट्रेट decompose, all nitrates decompose on heating to give the oxide like lithium nitrate, यानी 2MnO3 ट्वाइस, उसको हीट करेंगे बनेगा 2MO प्लस 4NO2 प्लस O2। यहाँ पे M क्या होगा, M आपका होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ध्यान रखना है इसके जो नाइट्रेट हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, एल्कलाइन मेटल में ये कौन देता है इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी सिर्फ लिथियम नाइट्रेट देता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे नाइट्रेट, सारे एल्कलाइन मेटल, चाहे बेरिलियम का नाइट्रेट हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे स्ट्रोंशियम का, चाहे बेरियम का हो, चाहे रेडियम का, इन सब के नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो फॉर्म करते हैं करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है, anomalous behavior of BE। इस तरह पॉइंट हमने लिथियम में डिस्कस किया था। होता क्या है, आगे भी हम पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है, पी ब्लॉक के जो ग्रुप होंगे, मतलब जो भी 13 हुआ 14 हुआ, उनका जो पहला एलिमेंट होगा, यानी ग्रुप फर्स्ट हो, ग्रुप सेकंड हो, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 18, इन सब का जो फर्स्ट एलिमेंट है वह अपने अदर एलिमेंट जो बाकी रिमेन्स एलिमेंट है उनसे कुछ प्रॉपर्टीज अलग शो करता है। क्यों अलग शो करता है बेटा, उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका साइज छोटा है। दूसरा रीज़न क्या है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। तीसरा क्या होता है, उसकी आंसर एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है। साथ ही ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, किससे शो करेगा, बेरिलियम किससे शो करेगा, एल्यूमिनियम शो करता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज डिफर शो करते हैं। उसी को हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रुप फर्स्ट में एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, वैसे यहाँ डिस्कस करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। यानी बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर है अपने ग्रुप के अदर मेंबर से, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकें। ठीक है, क्या है
पहला पॉइंट है बेटा आपका बेरिलियम बी इज लीस्ट मेटेलिक, यह लीस्ट मेटेलिक है और फॉर्म कोवेलेंट आपको पता ही है बेरिलियम से क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। अगला पॉइंट क्या बेटा आपको लिखवाया था कि बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, आर एम्फोटेरिक। क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक, बट अदर्स आर बेसिक। यानी बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि इसके अलावा बाकी जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिक। और ग्रुप में नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ये हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये अलग से पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको बार बार डिस्कस करने से ये चीजें याद रहें, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको हम 2 बार डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ध्यान भी रखना है कि क्या डिफरेंस है बेरिलियम में उसके बाकी ग्रुप मेंबर्स से। ओके बेटा, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या बेटा, बेरिलियम बी does not liberate hydrogen from acids HCl H2SO4। यानी बेरिलियम एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती, जबकि बाकी एलिमेंट्स करते हैं, while अदर मेटल्स डू। यानी अल्काइन अर्थ मेटल में बेरिलियम ही आपका इकलौता आपका एलिमेंट है जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम ये HCl या H2SO4 रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ओके बेटा, ये डिफरेंस हो गया। और अगला पॉइंट जो इसमें है वो ये है डाइगोनल रिलेशनशिप ऑफ बी एंड ए। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, किसके साथ रखता है बेटा, एल्यूमिनियम के साथ रखता है। और दूसरा ध्यान रखना है क्यों रखता है, तो एक ही रीजन होता है, हमने आपको अल्कली मेटल में बताया था, डाइगोनल relationship with Al, बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप विद Al, बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ सेम पोलराइजिंग पावर, या इसको कहते हैं चार्ज बाई साइड या चार्ज बाई रेडियस रेशियो। क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का पोलराइजिंग पावर सेम होता है, या चार्ज बाई साइड या चार्ज बाई रेडियस रेशियो सेम होता है, इसीलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और आप देखेंगे हम यहाँ बना है, इस साइड बना रहे हैं, तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम और बोरॉन और एल्यूमिनियम ये आपस में डायगोनली होते हैं। तो यहाँ से यहाँ साइज बढ़ा घटा या फिर बढ़ा, दोनों का साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है, मतलब का चार्ज बाई साइज रेशियो सेम होता है, इसीलिए यह कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं और इसीलिए इनको बोला जाता है दे शो डायगोनल रिलेशनशिप। क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, पहला क्वेश्चन ये है कि डायगोनल रिलेशनशिप कौन किसके साथ शो कर रहा है, लिथियम शो करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। ओके, अभी तक दोनों पढ़ा है। और क्यों शो करता है, क्योंकि दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर या चार्ज बाई साइज रेशियो। ओके, ये ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, उसकी बात हम करते हैं। अब देखिए
both beryllium and aluminum have a strong tendency to form कोवेलेंट। पहली सिमिलरिटी तो ये है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम यह प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और अगला बड़ा क्या है पॉइंट, बोथ Be and Al are passive मतलब नॉन रिएक्टिंग, आर पैसिव टू कंसंट्रेट HNO3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसंट्रेट HNO3। क्यों ऐसा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड film, due to formation of oxide film on the metal surface, ये पॉइंट बड़ा बहुत पॉइंट है कि बेरिलियम और आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप के नहीं है, लेकिन इनकी ये प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनमें डायगोनल रिलेशन है। क्यों नहीं बड़ा रिएक्शन करते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से? ऐसा इसलिए क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो सरफेस है उस पर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से यह नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट बेटा, फिर आपने कर लिया बेटा, इसको ये कॉपी कर लिया बेटा, ऐसा लिखते हैं। तो बेटा डायगोनल शीट में जो है ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही पॉइंट्स आपसे पूछे आते हैं, तो आपको बार बार चीजें रिवाइज टाइप में कराई जा रही हैं ताकि आप ध्यान रखें और क्वेश्चंस कर सकें। अगला पॉइंट क्या है? यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन कंसंट्रेट एनएच, मतलब कंसंट्रेट कास्टिक सोडा NaOH वाला क्या होता है, कास्टिक सोडा NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मिंग बेरिलेट एंड मेटा एल्यूमिनेट। बेरिलियम फॉर्म करता है बेरिलेट और एल्यूमिनियम फॉर्म करता है मेटा एल्यूमिनेट। कैसे करता है रिएक्शन बेटा? देखिए Be प्लस 2NaOH Na2 BeO2 प्लस H2 और इधर एल्यूमिनियम डाला 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O 2NaAlO2 प्लस 3H2। क्या बेटा? ये सिमिलरिटीज है बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। और साथ ही अगला जो सिमिलरिटीज है वो क्या है बेटा आपकी? वो आपकी है एनहाइड्रस क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, दैट इज BeCl2 and AlCl3 act as Lewis acid and dissolve in organic solvent, exist as आप समझिए बेटा ये प्रॉपर्टीज जो सिमिलरिटीज है उसमें क्या है, हमने आपको बताया कि जो ऊपर लिखा है क्या, बोथ बेरिलियम और एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों ही कंसंट्रेट NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं
और फॉर्म क्या करते हैं, बेरिलियम फॉर्म करता है बेरिलेट और एल्यूमिनियम फॉर्म करता है मेटा एल्यूमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, ये रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये Na2BeO2 होता है बेरिलेट का फॉर्मूला, और जो कंपाउंड फॉर्म का मेटा एल्यूमिनेट उसका होता है NaAlO2। क्योंकि पूछता क्या है कि एल्यूमिनियम को जब कंसंट्रेट NaOH में डिसॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो ऑप्शन आपको दिया है तो फॉर्मूला आपको इसका याद रहेगा मेटा एल्यूमिनेट का, तो आप कर पाएंगे। नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्मूला जो पूछी जाती है और जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला इसके याद रखना है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिएक्शन लिखने के लिए है कि आपको ऑप्शन चूज करना है, तो फॉर्मूला आपको प्रोडक्ट याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला जो आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं कुछ कंपाउंड के, वो हम लिखवा रहे हैं। वो क्या है, मैग्नीसाइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीसाइड भी कहते हैं। ये आपका बेटा इंग्रेडिएंट है ऑफ टूथपेस्ट का, ये क्या है, इंग्रेडिएंट है। दूसरा आपको ध्यान रखना है डोलोमाइट का फॉर्मूला, वो क्या है, वो आपका है MgCO3.CaCO3। फिर आपको याद रखना है इप्सम साल्ट का, इप्सम साल्ट का फॉर्मूला याद रखना है, वो आपका है MgSO4.7H2। ठीक है, क्या बेटा। और याद रखना है आपको जिप्सम का, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है CaSO4.2H2। और फ्लोस्पर का भी FeFluorSpF, फ्लोस्पर का भी याद रखना है CaF2। जितनी चीज़ आपको बताई जाए बेटा वो सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सब फॉर्मूले पूछे जाते हैं। पहले कॉपी हो गया, क्योंकि फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपको, इसमें यही है कि फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, गैस करेंगे या चुक्का लगाएंगे, और गैस छोटा कभी सही होता है कभी नहीं सही होता है। यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आपको गैस लगाने की जरूरत ही नहीं है, गैस लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट बेटा लिखिए आप, ये पॉइंट है अगला, क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको बोलते हैं और स्लैग लाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्लैग लाइन मतलब होता है चूने का पानी, यानी CaOH ट्वाइस, ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं चूने का पानी मतलब लाइम वाटर। क्या है लाइम वाटर, कैसे मिलता है, ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO, ओके, इन वाटर, इन वाटर। रिएक्शन क्या होता है आपकी CaO प्लस H2O, CaOH ट्वाइस, डेल्टा जो होता है -63 किलो जूल। ये बेटा आपका है क्या क्विक लाइम। ये आपका क्या है CaOH ट्वाइस लाइम वाटर, क्या बेटा आपका लाइम वाटर। ठीक, और जब आपका इसमें CO2 गैस पास करते हैं, CO2 गैस पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में पास करते हैं क्या CO2 गैस, क्या होता है बेटा सोल्यूशन आपका क्या होता है, मिल्की हो जाता है, क्या होता है दूधिया हो जाता है, मिल्कनेस हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि आप CO2 कंटिन्यूस पास करते रहेंगे इसमें, तो CaCO3 जो आपका था उसमें कंटिन्यूस CO2 पास करेंगे तो जो दूधिया रंग था उसका मिल्कनेस क्या हो जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो क्या होता है
सॉल्युबल होता है। और ये क्या है बेटा आपका, ये पीपीटी है। ओके, अब थोड़ा समझिए इसको, हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आपको हम थोड़ा वैसे बता रहे डेली बेसिस में, बट आप तो मान लीजिए पेरेंट्स आ गए, ये आपको थोड़ा इनिशियल समय याद होगा जब चूने की पुताई हुआ करती थी तो क्या होता था, आयरन के ड्रम्स होते थे जो पुराने टीन कनेस्टर है या फिर जो पुराना ड्रम है आयरन का, उसमें क्या होता था एक रात पहले से कल पुताई करनी तो रात में एक चूना उसमें लेकर पानी में चूना धीरे डालते थे, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो बबल्स करने लगता था। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, यदि गलती से आपका उसमें हाथ पड़ जाता है फफोले पड़ जाते हैं, इसलिए जो चूने की पुताई करते थे उनके हाथ में छाले पड़ जाया करते थे, क्योंकि वो क्या होता है बहुत काटता है, उसका मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये आपका क्या है बेटा, बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, जिसमें जब हमने वाटर मिलाया तो बना लाइम वाटर, चूने के पानी से पुताई होती है। और क्योंकि बेटा क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया मारता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, इसीलिए इसकी पुताई की जाती थी पहले, अब तो ये सब पेंट से सब चीज़ें हट गई। तो लाइम वाटर क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका दूधिया पानी, मतलब चूने का पानी होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपको जो है लाइम वाटर होगा आपका, इसमें मतलब कि वाइटनेस नहीं होगी। लेकिन जब इसमें CO2 पास करेंगे, CO2 पास करेंगे क्या होगा, आपका मिल्की हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मतलब आपका दूधिया रंग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन यदि आपका CO2 पास करना जारी है, यानी CO2 आपका एक्सेस में है, किसमें होता है आपका ये एक्सेस में, इसमें एक्सेस में है, तो आपका जो दूधिया रंग है वो फिर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि क्या होता है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, आपका जो व्हाइट कलर प्राप्त हुआ था आपको वो भी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्लैक लाइम किसे कहते हैं, क्विक लाइम किसे कहते हैं, लाइम वाटर कैसे फॉर्म होता है, उसके अलावा लाइम वाटर का जब CO2 रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और जो उसमें कॉन्टिन्यूअस CO2 सप्लाई जारी रखेंगे तो क्या बनेगा। तो पूरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। कॉपी कर लिया, जगह हो गया, फिर आपको हम कुछ और पॉइंट बता रहे हैं। इसमें आपको हमने वही चीजें डिस्कस की हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें सब हमने डिस्कस की हैं। आपको इसमें खुद अब कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहले से ही बहुत सिलेक्टिव दिया गया है, इसमें आपको कोई भी पॉइंट अब मिस नहीं करना है। अगला पॉइंट बेटा ये है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिएक्ट विथ Cl2 टू गिव, कौन बेटा, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। Cl2 से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर देता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या था, CaOCl2। तो पहला तो क्वेश्चन ये बेटा पूछा गया एक बार कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। अब आपको यदि पता हो कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है तब आप बता पाएंगे किस रिएक्शन करता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा गया है, तो ध्यान रखिए किस कौन रिएक्शन करता है, तो यह रिएक्शन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन करेगा कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैक लाइम या लाइम वाटर, किससे रिएक्शन करेगा बेटा, क्लोरीन से, Cl2 से, किससे करेगा, Cl2 से, तो फॉर्म करेगा CaOCl2 और H2O। ये क्या आपका है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये क्या था आपका बेटा, ये आपका था स्लैग लाइम कहें या इसको लाइम वाटर कहें या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहें। ओके, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला बेटा आपको और 2 पॉइंट याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है आपको किसका, CaSO4.2H2। ये क्या था आपका, इसको जब हीट करते हैं इस पर 390 डिग्री पर, किस बेटा 390 डिग्री पर, 390 केल्विन दिया है, तो बनता है CaSO4.2H2O। बहुत ध्यान रखिए बेटा, ए फॉर्म में हो या और CaSO4
ट्वाइस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है और ये फॉर्मूला भी प्लस 3/2 H2O। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। डायरेक्ट इसका बेटा फॉर्मूला पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला पूछा गया है और जिप्सम को हीट करने पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस फॉर्म में या तो ऑप्शन दिया रहेगा या इस फॉर्म में ऑप्शन दिया रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें सब चीज आपको जिसका इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट to slow down its rate of। ये भी पूछा गया है कि सीमेंट की सेटिंग को, कि रिएक्शन को, जो सीमेंट की सेटिंग रिएक्शन है उसको स्लो डाउन करने के उसमें क्या मिलाते हैं। उसमें मिलाते हैं जिप्सम, इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है CaSO4.1/2H2 या CaSO4 का ट्वाइस H2। पर टोटल जितनी भी चीज़ें अल्काइल अर्थ मेटल में थी हमने आपको सारी चीज़ें आप बता दी, डिस्कस कर ली। उसके पीछे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसकी भी हमने बात कर ली। आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके बाद अपना खुद का नोट्स बनाना है वीडियो देखकर और उसको कई बार रिवाइज करना है। ओके बेटा, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।